नमस्कार, मैं बबीता त्यागी आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ फेसबुक पेज पर आप सभी लाइव जुड़े हुए हैं। और आज हम बातचीत करने वाले हैं एक ऐसी भर्ती की जिसका बहुत सारे लड़के और लड़कियां भी इंतज़ार करते हैं। बहुत सारी तो नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये कह सकते हैं कि बेरोज़गारी के इस आलम में जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उनको ये मानना चाहिए कि चलो जितनी भी आ रही हैं और जो मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म ज़रूर, एप्लीकेशन ज़रूर डाल देनी चाहिए। 9 जून से एप्लीकेशन जो है वो शुरू हो गई हैं इसकी। और इसमें सभी लोग जिनका इंटरेस्ट है फौज की नौकरी में जाने का या बेल्ट की नौकरी का, कुछ लोगों को ना एक जुनून होता है। अब ये हर कोई नहीं समझ सकता, जिसका इंटरेस्ट नहीं हो उसे लगता है ये भी क्या है। लेकिन कुछ लोग बेटा बचपन से जब बड़े होते हैं ना, जवानी की तरफ जाते हैं, तो मन में एक सपना पाल लेते हैं कि कभी हम बड़े होकर फौज में जाएंगे, हम फौजी बनेंगे। तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। 1526 टोटल वैकेंसी आई हुई हैं और ये आई हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में, CAPF जिसको आप कहते हैं। CPO के नाम से आप सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को जानते थे, ऐसे ही CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। एक्चुअली क्या है, हमारे इंडिया में ना फौज के 2 हिस्से हैं। एक जिसको डिफेंस में इंक्लूड करते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जिसके सारा कार्यभार उनके चीफ्स के अलावा अगर देखें तो डिफेंस मिनिस्ट्री उन सबको देखती है, मैनेज करती है, भाई क्या कुछ है, कैसा चल रहा है। दूसरी चीज़ होती है आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें कि CRPF है, CISF है, BSF है, ये अपना सशस्त्र सीमा बल है, या AR है, असम राइफल्स हैं, ITBP है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ऐसी बहुत सारी आपने नाम सुने होंगे। CISF, CRPF तो बहुत कॉमन है, आपने जगह जगह ये देखा होगा जहाँ अपने ये एयरपोर्ट्स हो गए या मेट्रो हो गई, आप जहाँ इस तरह के संस्थान देखते हैं वहाँ सबकी सिक्योरिटी करने का जिम्मा CISF के ऊपर है। पीछे कंगना रनौत के कारण तो CISF की वो महिला जो थी वो भी फेमस हो गई थी, तो वो भी एक अलग कांड था। चलिए हम बातचीत करेंगे आज के इस मुद्दे पर कि वैकेंसी आई हुई है। ये वैकेंसी इंडिया के गृह मंत्रालय, क्योंकि होम मिनिस्ट्री देखती है सभी आर्म्ड फोर्सेस को, डिफेंस वालियों को नहीं, डिफेंस वालियों को स्पेशल देखते हैं डिफेंस मिनिस्टर। लेकिन जितनी बाकी है ना ये CRPF, CISF, BSF टाइप की जितनी हमारी पैरामिलिट्री फौज हैं, इन सबको गृह मंत्रालय देखता है, मैनेज करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि नौकरियां जो निकलेंगी वो भी उसी के थ्रू निकलेंगी। तो जितनी ये वैकेंसी आई हैं 1526, ये अलग अलग इसमें, जैसे BSF में अलग आई हैं, टोटल मिला के 1526 हैं। तो 1500 प्लस का मतलब एग्जैक्टली अगर कहूँ, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, उतनी ही वैकेंसी आई हैं। तब युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, नहीं, पानीपत का पहला युद्ध ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और अब जो ये युद्ध है ये आपस में बच्चों का, पढ़े लिखे बच्चों का, कि भैया कौन ज्यादा बेहतर नंबर ले पाएगा, 1526 में। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं CAPF। ये है अपनी आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। इनमें 2 लेवल की भर्ती आई है, HCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, और एक लिखी है ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। SI की अगर भर्ती आती है ना तो ग्रेजुएशन कंपलसरी होती है, ग्रेजुएशन के बिना SI नहीं बन सकते। लेकिन ASI और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल में इनके थ्रू जो मांगी गई है क्वालिफिकेशन, वो सिर्फ 12वीं पास है। तो 12वीं पास कोई भी बच्चा, और इसमें भी अलग अलग फील्ड्स में आई हैं, अभी मैं बताऊंगी। जैसे वारंट ऑफिसर्स की आई हुई हैं, हेड कांस्टेबल की आई हैं, स्टेनोग्राफर की उसी में आई हुई हैं। तो जो स्पेसिफिक किसी चीज़ की डिमांड कर, जैसे स्टेनोग्राफर है, हर कोई नहीं भर सकता, जिसने स्टेनो का डिप्लोमा कर रखा है वो उसको भर पाएगा। तो ऐसे कुछ नौकरियां ऐसी हैं जिसको आप भर पाएंगे, कुछ ऐसी हैं जिसमें कि स्पेसिफिक कुछ मांगेंगे तो वो आप नहीं भर पाएंगे, वो जो एलिजिबल होगा वो भरेगा। ठीक है, 1500 प्लस, तो मैंने एग्जैक्टली बताया 1526। ये 9 तारीख को भी निकली हैं, 9 जून से इसके फॉर्म जो है एप्लीकेशन डलनी शुरू हो गई हैं। 1 महीने का, आप जानते हैं हर जब भी वैकेंसी आती है 1 महीने का टाइम मिलता है। तो इसकी लास्ट डेट है 8 जुलाई 2024। ना वेरी फर्स्ट डे भागना चाहिए, ना लास्ट डे तक बैठना चाहिए, बीच के टाइम में, जैसे आज, कल, परसों, 2-4 दिन में कभी भी भर देना फॉर्म। तो ये बहुत स्टार्टिंग में एकदम से रश भागता है, बहुत लास्ट में तो फिर साइट में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी दिक्कत, कभी नहीं खुल रही है, कभी अपलोड नहीं होते कागज़। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है जो बीच का टाइम पीरियड होता है ना, इस टाइम अपना एप्लीकेशन डाल देनी चाहिए। तो ये 8 जुलाई तक चलेंगी, जुलाई का वेट मत करना, जून के लास्ट हफ्ते में या सेकेंड लास्ट में इनकी एप्लीकेशन डाल देना। एज लिमिट इसमें मांगी है 18 से 25। अब जहाँ 12वीं पास मांगते हैं ना बेटा, वहाँ एज हमेशा 18 मांगते हैं। जहाँ ग्रेजुएशन कहेंगे वहाँ एज आप देखना 21 मांगेंगे, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर
तरीके से पढ़ने बैठेगा तो 5 साल प्लस में उसका फर्स्ट में एडमिशन हुआ। इस हिसाब से वो स्कूल पढ़ता पढ़ता ही 12वीं करता करता ही 17 साल के आसपास उसकी उम्र हो जाती है। तो 17 साल में फिर वो मान लीजिए ग्रेजुएशन करेगा तो 20-21 साल का हो गया। अब क्योंकि 12वीं के बेसिस पे नौकरी आई हैं तो इसलिए एज ग्रुप 18 प्लस है। ज्यादातर नौकरियां 18 प्लस से ही निकलती हैं। तो इसमें 18 से 25 साल के लड़के लड़कियों के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। फौज में आप जानते हैं ज्यादा बड़ी उम्र को कभी भी वो नहीं लेते हैं, क्योंकि फौज में मेन चीज होती है रफ एंड टफ। अपनी जो ट्रेनिंग है ये बड़ी रफ टफ होती है। जैसे टीचिंग में जाना है तो क्या फर्क पड़ता है, कोई 36 साल का जा रहा है, कोई 38 साल का, 40 का, 42 का, वहां दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फौज में जाना है तो अपने फिजिकली अगर कहें तो बहुत ज्यादा फिट होना चाहिए, इसलिए एज बहुत बड़ी नहीं मांगी जाती। तो 18 से 25 मांगी गई है, ठीक है। और ये एज कब से गिने, 1/8/2024 यानी 1 अगस्त को आपकी उम्र जो है वो इससे ज्यादा बड़ी ना हो और इससे कम ना हो। अगर आप 18 से कम हैं तो फिर कंसीडर नहीं करेंगे, और अगर आप 25 से ज्यादा हैं तो भी नहीं। हाँ, आप जानते हैं SC ST को, OBC को छूट मिलती है 3 और 5 साल की, वो एज इट इज मिलेगी, ठीक है। OBC को देखो यहाँ 3 साल की छूट हो गई ना, मिनिमम में कोई छूट नहीं होती, मैक्सिमम छूट मांगी जाती है। तो वहां 25 से 3 साल बढ़ गई। SC ST की देखो सीधी 5 साल बढ़ गई। ये इसमें नहीं है, हर चीज में जहां सरकारी नौकरी आएंगी जितनी एवरेज एज मांगी जाएगी जिसके बीच की, उसमें हमेशा जो मैक्सिमम एज है, अगर OBC है तो 3 साल ऐड कर लेते हैं और SC ST है तो 5 साल, ठीक है। क्वालिफिकेशन सिर्फ इन्होंने मांगा है इंटरमीडिएट यानी 10+2। तो 12वीं पास कोई भी बच्चा जो अब आगे आने वाली बातों को पूरा करता हो वो इसके फॉर्म भर सकता है। ये पेपर रहेगा बेटा 100 क्वेश्चंस का, इसमें 100 ही मिनट मिलेंगे, यानी 1 मिनट में 1 क्वेश्चन। एक बहुत पॉजिटिव लगेगी कुछ लोगों को बात, जीके नहीं आ रहा है। जीके नहीं आने का मतलब बहुत सारा फैला हुआ सिलेबस तो पढ़ना ही नहीं है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर्स ये तो आएंगे ही नहीं। 20-20 नंबर के 5 सेक्शन रहेंगे। एक मैथ्स का रहेगा, एक रीजनिंग का रहेगा, एक लैंग्वेज का, इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल जो आप भरेंगे। तो ये 3 तो लगभग एग्जाम्स में आते ही हैं। और चौथा रहेगा क्लेरिकल एप्टीट्यूड, क्योंकि इसमें क्लर्क की पोस्ट जो है उसमें क्लेरिकल एप्टीट्यूड में कुछ नहीं होता बेटा, एड्रेस दिए होते हैं, 4 एड्रेस लिखे हैं, वो कहेंगे इनमें से कौन सा अलग है पहचानो। अब उसमें चारों में एक ही नाम होगा, एक जैसा उसका हाउस नंबर होगा, कॉलोनी होगी, कहीं एक अक्षर बदल देंगे तो उसमें फिर क्या है कि बहुत ज्यादा एक तो क्विक कि भैया जल्दी देखने वाला, तुरंत से अलग ढूंढने वाला, अब वो तो कोई भी कर लेगा, लेकिन टाइम बड़ी चीज होती है ना। तो वहां क्लेरिकल एप्टीट्यूड में बच्चे कर सब सकते हैं, लेकिन कौन सही समय पर जल्दी कर पाएगा, ये होता है कंपटीशन। और 20 नंबर का रहेगा कंप्यूटर्स। आजकल आप जानते हैं हर सरकारी नौकरी में कंप्यूटर आना मस्ट है, और क्लर्क का तो मेन काम ही कंप्यूटर पे, क्योंकि जिसको ये कन्वे करेगा बड़े अधिकारी को मैसेज, तो जाके जबानी नहीं बताएगा, ये मेल लिख देगा। तो कंप्यूटर पे काम करना कंपलसरी है। यानी 3 सब्जेक्ट तो आपको आप पढ़ ही रहे हैं, मैथ्स, रीजनिंग, एक इंग्लिश हिंदी में से कोई सा एक मैंने बताया क्लेरिकल एप्टीट्यूड, वो तभी तैयार हो जाता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता। इतनी प्रैक्टिस की बुक्स आती हैं, आप कोई भी लेंगे ना तो उसमें एड्रेस और ये सब किस तरह स्पीड से फाइंड आउट करना है पता चल जाता है। और एक बताया कंप्यूटर्स। ये 5 सेक्शन रहेंगे बेटा, 100 नंबर के, 100 ही मिनट मिलेंगे। 1 घंटा लिखा है ना, 1 आवर और 40 मिनट, तो आप देख लो 100 मिनट हो गए, 100 क्वेश्चन 100 मिनट, ठीक है। इसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI, ये स्टेनोग्राफर हैं। अब जिसने स्टेनो का कोर्स किया हुआ है ये उसके लिए फायदेमंद है। जैसे बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, 12वीं के बाद स्टेनो कर लेते हैं। ये स्टेनो बेटा बहुत कम लोग जानते हैं, ये बहुत बहुत काम आती है अगर आपने कर रखी है तो। लेकिन जब बच्चा स्टेनो सीखने जाता है ना तो उसको लगता है पता नहीं कितनी टफ चीज है। भाई कोई भी नई चीज टफ तो लगती है, पर अगर आपने स्टेनो एक बार ढंग से सीख ली तो ये जब भी वैकेंसी आएंगी आप थोड़ी सी तैयारी कॉम्पिटिटिव कर लीजिए और स्टेनो पे आपकी अच्छी मजबूत पकड़ बन जाए। सारा प्रैक्टिस का खेल है बेटा। स्टेनो अगर आपकी अच्छी है ना, स्टेनोग्राफी में आपका बढ़िया हाथ जमा हुआ है, तो इसकी नौकरी में तनख्वाहें बहुत बढ़िया रहती हैं, 50,000, 60,000, 65,000, 70,000। तो आप सोचो एक कोर्स करके, थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पढ़ के अगर आपको स्टेनोग्राफर की नौकरी मिल जाती है तो आप 50-70,000 के बीच के 1 महीने के बन गए। आगे आगे बढ़ते जाना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब स्टेनोग्राफी में जाके 2-3 दिन पढ़ते हैं ना तो लगता है ये क्या फालतू की बातें हैं। वो फालतू की बातें नहीं होती, वो आगे भविष्य को अच्छा बनाने के लिए बेसिक जरूरी होती हैं। तो स्टेनोग्राफर की निकली है कॉम्बिटेंट स्टेनोग्राफर। ये कॉम्बिटेंट का मतलब होता है बेटा लड़ाकू, यानी ये फौज में चाहिए स्टेनोग्राफर। इनको कोई लड़ाई नहीं लड़नी। ये जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है ना, इनको कोई भी युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजेगा, ये ऑफिस में बैठ के काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट निकली है वो ASI, वो जिनको लड़ाई में जाना है और केस संभालने वो वाले नहीं है। ये है स्टेनोग्राफर। तो स्टेनोग्राफर जो अपनी CRPF, CISF इन सब में बैठेंगे ना, क्योंकि बेटा ऑफिशियल काम तो हर जगह होता है, तो इनका रैंक तो
तो एएसआई का है, सैलरी भी एएसआई की मिलेगी, इनकी क्वालिफिकेशन भी उतनी चाहिए, लेकिन इनका काम होगा दफ्तर के अंदर, तो इनको जाके वैसा काम नहीं करना, इनका काम कंपैरेटिवली आसान रहेगा, ठीक है। और वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, इस पे निकली है ये एएसआई की और एक वारंट ऑफिसर की। और एएसआई कौन लगेंगे, ये एएसआई वो नहीं है जो नॉर्मल पुलिस वाले, ये हैं जो स्टेनोग्राफर लगेंगे, उनकी पोस्ट वो कहलाएगी। अब देखो इसमें फोर्सेस के नाम लिखे हैं, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स 1939 में बनी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में। आईटीबीपी आप जानते हैं, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो फोर्स होती है सिक्योरिटी के लिए, तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। इन सब में मेल फीमेल की वैकेंसी अलग अलग आई हैं। टोटल अगर आप देखेंगे तो आपको कम दिख रही हैं, लेकिन वैसे अगर टोटल करेंगे तो 1526 हैं। 1526 का पेपर एक होगा, बाद में वो डिवाइड कर देंगे, भाई ये बीएसएफ में, ये सीआरपीएफ में, ये सीआईएसएफ में, ऐसे। तो यहाँ सबकी वैकेंसी आई हैं, आप देख पा रहे हैं 146, ठीक है। इसके बाद ये है हेड कांस्टेबल, वो थे एएसआई वारंट ऑफिसर, उनकी सैलरी थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि एएसआई ऑब्वियसली बात है कि असिस्टेंट जो ये सब इंस्पेक्टर है, ये हेड कांस्टेबल से अगला रैंक होता है। ये है हेड कांस्टेबल, कौन से हेड कांस्टेबल, मिनिस्टीरियल, इनका भी काम ऑफिशियल वर्क ज्यादा होगा, ठीक है। कॉम्पिटेंट मिनिस्टीरियल एंड हवलदार, ये क्लर्क वाले हैं, ये वो वाले हवलदार नहीं है जो जाएंगे और वो डंडे बजाने पड़ेंगे, वो वाले नहीं है ये बैठ के आराम से ऑफिस में काम करेंगे, लेकिन इनकी पोस्ट की जो सैलरी होगी, जो इनका रैंक होगा, वो कहलाएगा या तो हवलदार और या फिर ये अपना हेड कांस्टेबल। तो इसका मतलब हवलदार क्लर्क वाले भी निकले हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल निकला है, एएसआई निकला है स्टेनोग्राफर, और वारंट ऑफिसर निकला है पर्सनल असिस्टेंट वाला, ठीक है। अब देखें जरा, ये फिर फोर्सेस के नाम है सबके अलग अलग, मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। और यहाँ अगर वैकेंसी देखें टोटल तो 302, ये किस में है, बीएसएफ में है। हेड कांस्टेबल के 302, 282, ऐसे करके टोटल अगर आप मिलाएंगे इनको तो ये मिल जाएंगे 1526 सारे मिला के। यानी जिस बच्चे ने 12वीं की हुई है वो हेड कांस्टेबल का फॉर्म भर सकता है, इसमें कुछ भी ऐसा अलग से नहीं मांगा गया। जो क्लर्क है ना, इस क्लर्क के ही कारण 20 नंबर का क्लेरिकल एप्टीट्यूड डालेंगे वो, कि आप क्लर्क वाले काम को कितना अच्छा कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने जीके नहीं दी, उन्होंने कंप्यूटर्स दिया और उन्होंने क्लरिकल एप्टीट्यूड दिया, क्योंकि उनको भर्ती इसी रैंक पे करना है। तो जिस रैंक पे बिठाना है उसकी समझ होनी चाहिए ना, बिल्कुल ठीक है ये तरीका काम करने का। नेक्स्ट है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें क्या रहेगा, इसमें वही बेसिक चीजें रहेंगी बेटा, पेपर होगा, उसके बाद फिजिकल फिटनेस देखी जाएगी, मेडिकली आप फिट हैं कि नहीं है, और क्योंकि आप वो स्टेनोग्राफर बनना है तो स्टेनोग्राफी में फिर स्किल है, स्टेनोग्राफी और टाइपिंग जो होती है ना स्किल में आते हैं, तो स्किल टेस्ट भी रहेगा। और स्किल टेस्ट इसलिए रहेगा क्योंकि जिस पोस्ट पे लगा रहे हैं अगर आपके अंदर वही स्किल नहीं है, तभी मैंने कहा स्टेनोग्राफर का कोर्स जिसने किया होगा, जिसने टाइपिंग में अपनी स्पीड बना रखी है, उनके लिए फायदेमंद है ये, इसलिए ये सब चीजें काम आती हैं बेटा। पे स्केल इसका अच्छा है, असिस्टेंट एसआई का जो स्टेनोग्राफर है और वारंट ऑफिसर का, इनकी बढ़िया सैलरी रहेगी बेटा 29,200 से 92,300। इसका मतलब ये पूरी सैलरी नहीं है, इसके बीच में सैलरी बनती है, इसमें बहुत सारी ना चीजें ऐड हो जाती हैं, जैसे टीए ट्रेवलिंग अलाउंस, डीए डियरनेस अलाउंस, बहुत सारे अलाउंस होते हैं। जो बेसिक पे होती है ना बहुत छोटी होती है, देखने वाले को लगता है ये क्या सैलरी है। जैसे दिल्ली में जो टीचर प्राइमरी लगता है 4200 का ग्रेड होता है उसका, लेकिन वो 4200 रुपए थोड़ी ना लेता है, रुपए उसको मिलते हैं लगभग 55-60 हजार। तो ये बेसिक पे में बहुत सारा कुछ जुड़ता है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। तो ये सैलरी मान के चलो, एएसआई की अगर सैलरी है तो 55-60 हजार के आसपास कम से कम पड़ेगी। अच्छी वैकेंसी है बेटा ये, मतलब बढ़िया पोस्ट है ये, कोई ऐसे कमजोर पोस्ट नहीं है कि इसमें 10-20 हजार रुपए, अच्छी सैलरी मिलेगी इनको, ठीक है। और हेड कांस्टेबल है तो थोड़े कम रहेंगे, तो कॉमन सेंस है, एएसआई बड़ा रैंक होता है, हेड कांस्टेबल उससे थोड़ा कम है, लेकिन इसकी भी सैलरी ठीक पड़ जाएगी। इसकी सैलरी कम से कम 50,000 के आसपास आएगी, 45-50 हजार, 42 से 50 के बीच में ये वाली सैलरी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद पीएसटी रहेगा, जो फिजिकल स्टैंडर्ड है मेल फीमेल का आप जानते हैं, इसमें मेनली हाइट चेक होती है और वो भाग दौड़ जो है उसको चेक करेंगे। तो अगर आपकी हाइट अच्छी है लड़के लड़कियों की, मेल है तो इसमें चेस्ट में भी ठीक होना चाहिए, और फिर वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा पीईटी, जिसमें रेस होगी 1.6 किलोमीटर की, 6 मिनट 30 सेकंड मिलेंगे। लड़कियों को 800 मीटर दौड़ना है, उन्हें 4 मिनट 45 सेकंड मिलेंगे। इसके बाद स्किल टेस्ट होगा, क्योंकि स्टेनोग्राफर है तो स्टेनोग्राफी में तो एक तरह का शॉर्ट हैंड ही तो होता है, उसका टेस्ट
टेस्ट रहेगा, क्लर्क है तो देखेंगे 1 मिनट में कितनी स्पीड से कितने वर्ड्स बिना गलती के ठीक लिख सकते हैं, यहाँ ये सब काम आएगा। तो स्किल टेस्ट में जो मेन है ASI का, उसके लिए डिक्टेशन रहेगी 10 मिनट, 80 वर्ड पर मिनट, और ट्रांसक्रिप्शन टाइम रहेगा 50 मिनट इन इंग्लिश और 65 मिनट्स इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, क्योंकि आजकल कंप्यूटर ही हर दफ्तर में है, तो उसके ऊपर उसकी स्पीड को जज करेंगे। फिर है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट नॉर्म्स किस चीज़ के लिए है? हेड कांस्टेबल। ये जो थी स्टेनोग्राफर वाली ASI की, ये किसकी है? हेड कांस्टेबल की, हवलदार क्लर्क की। इसमें इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग आती हो, मिनिमम स्पीड हो 35 वर्ड पर मिनट लिख सकता हो कंप्यूटर पे, अगर इंग्लिश है। हिंदी में थोड़ी स्पीड कम मांगते हैं अमूमन, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है, मात्राएं लगानी पड़ती है ना। तो हिंदी की टाइपिंग है तो 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पे, इंग्लिश है तो 35 और हिंदी है तो 30 वर्ड। अब यहाँ काम आती है बेटा प्रैक्टिस। अगर आपने बढ़िया प्रैक्टिस कर रखी है, वैसे ही प्रैक्टिस ना, अगर आपने पहले थोड़ा बहुत सीखा है तो अब भी अगर कोशिश करें, क्योंकि पेपर होने में कुछ महीने लगेंगे, रोज का अपना 1 घंटा अगर बांध लिया जाए, इस पे काम किया जाए, पढ़ाई भी की जाए और ये भी टाइपिंग भी कर ली जाए, तो फिर आपका नंबर आ सकता है। ठीक है, ये थी आज की इंपॉर्टेंट बातें।